ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है जो इस वीडियो लेक्चर में हम करने वाले हैं वो है फॉर्मूले। फॉर्मूला का प्लूरल होता है। फॉर्मूला में स्पेलिंग यूज होती है FORMULA और फॉर्मूले में होती है FORMULAE, फॉर्मूले। लास्ट वीडियो लेक्चर में आप लोगों ने एप्लीकेशंस ऑफ मोल कंसेप्ट इन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस किया था। होपफुली आप लोगों को वो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। न्यूमेरिकल्स के साथ हमने किया था। फिर भी अगर आप न्यूमेरिकल्स देखना चाहें तो 12th क्लास में सॉल्यूशंस यूनिट के अंदर हमने और भी न्यूमेरिकल्स किए हुए हैं, आप वहां से भी चेक कर सकते हैं। ओके, तो अभी हमारा आज का टॉपिक है फॉर्मूले। स्टार्ट करेंगे तो जानेंगे कि फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूले क्या होते हैं, और एक लास्ट टॉपिक रहेगा परसेंटेज कंपोजिशन। तो ये आज का हमारा काम रहेगा। तो जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है। देखो, आप लोगों को अगर मैं कहूं कि कार्बन डाइऑक्साइड, दिस इज अ मॉलिक्यूल, ये सब्सटेंस तो है कार्बन डाइऑक्साइड, और उसका एक मॉलिक्यूल उठा लो। उस एक मॉलिक्यूल को कैसे रिप्रेजेंट करोगे? तो कार्बन डाइऑक्साइड को रिप्रेजेंट करने के लिए आप क्या करोगे? कार्बन का सिंबल O और ऑक्सीजन का सिंबल O, डाइऑक्साइड है तो 2 लिख देंगे। तो डाई मींस 2, तो डाई ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। तो सिंबल्स यूज करते हुए किसी भी सब्सटेंस के एक मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट किया गया है। अब जैसे मान लो ये सिलेंडर भरा हुआ है और इसमें बहुत सारे CO2 के मॉलिक्यूल्स हैं, तो एक मॉलिक्यूल को, इस पूरे सब्सटेंस के एक मॉलिक्यूल को सिंबल्स की फॉर्म में यूज करना ही क्या है? फॉर्मूला कहलाता है। ठीक है, सो दैट इज द रिप्रेजेंटेशन। तो फॉर्मूला कुछ नहीं है। तो फॉर्मूला क्या है? द symbolic representation of a molecule of any substance is known as formula। उसको बोला जाता है फॉर्मूला। सिंबल्स यूज करते हुए रिप्रेजेंट करना किसी भी मॉलिक्यूल को इज नॉन एज फॉर्मूला। क्लियर? सिंबल्स यूज करते हुए ये क्या बताएगा? इट रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट। हर एलिमेंट के एटम्स दिखाता है, एलिमेंट्स इन्वॉल्व इन द मॉलिक्यूल। जो मॉलिक्यूल में हर एटम का कितना नंबर है, दैट इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्मूला। फॉर्मूले में ये पता चलेगा कि किसी एलिमेंट के कितने एटम प्रेजेंट हैं। फॉर एग्जाम्पल, तो मैं यहां पे सम फॉर्मूले ऑफ सम कंपाउंड्स, कुछ कंपाउंड्स के कुछ फॉर्मूले मैं यहां पे लिख रहा हूं। कंपाउंड्स आपको इजीली थोड़ा सा फ्यूचर में केमिस्ट्री और थोड़ी आसान हो जाए, इसलिए मैं ये भी पार्ट आपको बता रहा हूं। फॉर्मूले ऑफ सम कंपाउंड्स, तो देखते हैं क्या क्या है। तो सबसे पहले, जैसे कि आप लोगों को पता है, हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड से ही ले लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो है, उसका फॉर्मूला है CO2। क्लियर है? एक ड्राई आइस होता है, ड्राई आइस जो है CO2 वैसे तो गैस है, पर अगर ये सॉलिड स्टेट में आ जाए तो उसको बोला जाता है ड्राई आइस। लाफिंग गैस है, लाफिंग गैस सबको पता है, लाफिंग गैस दैट इज द नाइट्रस ऑक्साइड N2O। होपफुली ये भी सबको पता है, नाइट्रस ऑक्साइड।
नाइट्रस ऑक्साइड। टीयर गैस पता है, टीयर गैस, टीयर गैस है ट्राई क्लोरो, 3 क्लोरो और 1 नाइट्रो मीथेन। दिस इज ट्राई क्लोरो, क्लोरो नाइट्रो, नाइट्रो मीथेन। ये है क्या, टीयर गैस है। जो आंसू गैस आप सबको पता ही होगा, आइडिया होगा, जब किसी भी हुजूम को, किसी भी ग्रुप को जो कि अगेंस्ट काम कर रहा है, विच इज इलीगल, तो उसको हटाने के लिए टीयर गैस छोड़ी जाती है। तो यू नो दैट टीयर गैस है। इसके अलावा मीथेन एक बार लिख देते हैं, मीथेन, होपफुली ये सबको पता है, CH4। तो देखो इनमें क्या पता चल रहा है, कार्बन का 1 एटम, ऑक्सीजन के 2 एटम्स, नाइट्रोजन के 2 एटम्स, ऑक्सीजन का 1 एटम, कार्बन का 1, 3 क्लोरीन के, नाइट्रोजन का 1, ऑक्सीजन के 2। तो ये सारी कंपोजिशन बताएगा कि क्या क्या प्रेजेंट है उसके अंदर। ग्लूकोज, ग्लूकोज क्या होगा, C6H12O6, ये क्या है, दिस इज ग्लूकोज। क्लियर। इसके अलावा है ब्लू विट्रियोल, ब्लू विट्रियोल, ब्लू विट्रियोल, नीला थोथा जिसको बोलते हैं, दिस इज कॉपर सल्फेट, और इसमें 5 वाटर मॉलिक्यूल हैं, पेंटाहाइड्रेट। दिस इज कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट, 5 वाटर मॉलिक्यूल हैं तो पेंटा, और वाटर के लिए वी यूज द टर्म हाइड्रेट, हाइड्रेट। हाइड्रोलिथ, हाइड्रोलिथ, लिथ होता है, इज यूज्ड फॉर स्टोन, सॉलिड चीज के लिए यूज किया जाता है लिथ, और हाइड्रो इज हाइड्रोजन। तो ये है कैल्शियम हाइड्राइड, ये सॉलिड फॉर्म में है तो इसका नाम हो गया कैल्शियम हाइड्राइड, हाइड्राइड। तो ऐसे आपको नाम कई चीजें पता होनी चाहिए। वाटर तो सबको पता ही है, इसलिए वो नहीं लिख रहा हूं। और लिखते हैं सोडियम थायोसल्फेट। थायो वर्ड ज्यादातर तब यूज की जाती है जब सल्फर प्रेजेंट हो। थायोसल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट, सल्फेट, इट इज आल्सो नोन एज द हाइपो, हाइपो भी बोला जाता है इसके लिए, एंड इट्स फॉर्मूला इज Na2S2O3, सोडियम थायोसल्फेट। कॉस्टिक सोडा, कॉस्टिक सोडा, कॉस्टिक सोडा इज NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। एलम, फिटकरी, पता है सबको फिटकरी का, तो एलम बोलते हैं उसको। फॉर्मूला है K2SO4 Na2SO4 डॉट 24H2O, 24H2O, 24 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। पोटेशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट गलत लिख दिया, एल्यूमिनियम सल्फेट है, नॉट सोडियम, Al2SO4 होल थ्राइस। पोटेशियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट डॉट 24H2। मोहर्स साल्ट, मोहर्स साल्ट, ये एक्चुअल में आपको धीरे धीरे याद होते चले जाएंगे। FeSO4 NH4 होल ट्वाइस SO4 डॉट 6H2O। ये है क्या, फेरस सल्फेट, अमोनियम सल्फेट। तो ये क्या है, ये सिंबल्स यूज करते हुए किसी भी मॉलिक्यूल को, किसी भी सब्सटेंस के एक मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करना ही क्या है, फॉर्मूला कहलाता है। ठीक है, ग्लूकोज हो गया था। सुक्रोस, चीनी जो है, सुक्रोस क्या होती है, सुक्रोस C12H22O11, C12H22O11। क्लियर है। इसके अलावा है बहुत सारे हैं, बट आप लोगों को जितने जरूरी हैं मैं उतने लिख रहा हूं। ओके,
कोई कॉमन नेम सा हो जिसका, तो दैट वी शुड यूज द टेबल साल्ट. टेबल साल्ट इज सोडियम क्लोराइड. दिस इज सोडियम क्लोराइड. सोडियम क्लोराइड है ये. ठीक है, तो ऐसे कुछ एक फॉर्मूलेज मैंने लिख दिए हैं, बट आगे जैसे जैसे आते जाएंगे मैं साथ साथ लिखता भी जाऊंगा, तो और ध्यान आ नहीं रहा है. तो दिस इज ऑल अबाउट इट. होपफुली क्लियर हो गया होगा कि ये फॉर्मूलेज हैं. ओके, हाँ, और एक आधा और लिख लेते हैं, ध्यान आ गया. दैट इज जिप्सम. जिप्सम. जिप्सम है कैल्शियम सल्फेट 2H2O. कैल्शियम सल्फेट 2H2O. दिस इज जिप्सम. सबको पता होगा होपफुली. ठीक है, एक है एप्सम. एप्सम. एप्सम इज मैग्नीशियम सल्फेट .7H2O. 7H2O. क्लियर है. इसके अलावा है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया. मिल्क ऑफ मैग्नीशिया. मैग्नीशिया. दिस इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. मैं लिख देता हूं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. लाइमस्टोन. लाइमस्टोन हम लोग पहले भी यूज कर चुके हैं. ये कैल्शियम कार्बोनेट. ठीक है. क्विक लाइम. क्विक लाइम. दिस इज कैल्शियम ऑक्साइड. स्लेक्ड लाइम. स्लेक मीन्स होता है लेजी. स्लेक्ड लाइम. ये क्विक लाइम है, ये स्लेक्ड लाइम है. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. ओके, ये आगे सारी चीजें आएंगी, एक एक करके वहां पे भी सारा मैं आपको बताता चलूंगा. जैसे एक जगह लिखा था कॉस्टिक सोडा, एक होता है कॉस्टिक पोटाश. कॉस्टिक पोटाश. तो कॉस्टिक पोटाश जो है दैट इज KOH. तो ठीक है, होपफुली फॉर्मूलों का कुछ कुछ आइडिया आपको हो गया होगा. सो नाउ वी आर प्रोसीडिंग विद द टाइप्स ऑफ फॉर्मूले. टाइप्स ऑफ फॉर्मूले. तो नाउ लेट अस सी कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्मूले. तो शुरुआत करते हैं जी. टाइप्स ऑफ फॉर्मूले. जितने भी फॉर्मूले हैं, ऑल फॉर्मूले रिप्रेजेंट आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स. 3 टाइप्स में क्लासिफाई किए जाते हैं. आपकी बुक्स वगैरह में जो टेक्स्ट बुक आप लोग यूज करते हैं उसमें 2 लिखे होंगे, बट बेसिकली इनको 3 में क्लासिफाई किया जाता है. फर्स्ट इज द एम्पेरिकल फॉर्मूला. एम्पेरिकल फॉर्मूला, फॉर्मूले भी लिख सकते हो. दूसरा है मोलिकुलर फॉर्मूला. मोलिकुलर फॉर्मूला. एंड द थर्ड वन इज विच यू शुड नॉट नो. आप लोगों को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जानने की जरूरत नहीं, बट पता जरूर होना चाहिए. स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, मोलिकुलर फॉर्मूला एंड एम्पेरिकल फॉर्मूला, ये 2 आपके बुक्स में लिखे हुए होंगे. तो एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है, तो लेट अस स्टार्ट. नोट कर लिया होगा आप लोगों ने. एम्पेरिकल फॉर्मूला देखो, बहुत सिंपल से तरीके से पहले समझा दूं, फिर आप लोग इजीली बता पाओगे. मेरे पास ये ग्लूकोज है C6H12O6. दिस इज ग्लूकोज, अभी लिखा था. अगर आप लोगों देखें कि अगर इसकी सिंपल होल नंबर रेशियो देखें, एटम्स की रिलेटिव रेशियो ऑफ एटम्स देखें, तो क्या आएगी रिलेटिव रेशियो. तो 6 एलसीएम ले लोगे तो ये क्या बन जाएगा CH2O. तो क्या रेशियो थी यहां पे, अगर एक्चुअल में तो क्या है 6:12:6, बट रिलेटिव रेशियो क्या है कि जो हाइड्रोजन है वो 2 टाइम्स प्रेजेंट है एज कंपेयर टू दी कार्बन, और सेम ऑक्सीजन कितना है 1 टाइम प्रेजेंट है एज कंपेयर टू दी कार्बन से. तो ये रेशियो आई 1:2:1. क्लियर है.
तो ये तो क्या है, रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स, एटम्स। तो ये जो रिलेटिव रेशियो दिखाएगा वो तो है क्या, CH2O, दिस इज द इंपेरिकल फार्मूला। और जो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स की रेशियो दिखाएगा इन अ मॉलिक्यूल, दैट इज नोन एज द मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो ये तो बन गया इंपेरिकल फार्मूला, EF से लिख देते हैं, और ये बन गया मॉलिक्यूलर फार्मूला जो एक्चुअल में दिखा रहा है। जैसे अब मैं आप लोगों से पूछता हूं, H2O2 क्या रेशियो है एक्चुअल में, 2 हाइड्रोजन है 2 ऑक्सीजन है, तो असल रेशियो ये है, बट इसकी रिलेटिव रेशियो क्या आ जाएगी, HO 1:1, यहाँ पे 2:2 था, तो रिलेटिव रेशियो ये है। तो ये तो हो गया कैसा फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, और ये क्या हो गया, एम्पेरिकल फार्मूला। क्लियर है, जो रिलेटिव रेशियो बताएगा किसकी, एटम्स की इन अ मॉलिक्यूल, दैट इज द empirical formula. So what is the empirical formula? The formula in which relative whole number ratio of atoms of a molecule of a substance is known as empirical formula, For example, in benzene का formula C6H6, the relative ratio of atoms is क्या है, 1:1 नहीं होगी क्या रिलेटिव रेशियो, तो दैट इज CH। तो ये है, तो CH इज द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ बेंजीन का एम्पेरिकल फॉर्मूला है CH। so this is the CH, not C6H6, this is the actual, it is representing the actual number of atoms in a molecule। और एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल in glucose relative ratio is 1:2:1, तो क्या बनेगा, तो CH2O is the empirical formula। ठीक है, ये ग्लूकोज का ऊपर लिख लेंगे ऐसे, and in H2O2 this is the relative ratio इसका नाम होता है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, दिस इज हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। तो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में रिलेटिव रेशियो क्या है, 1:1, तो HO इज इट्स मोलिकुलर फार्मूला। क्लियर है, सॉरी इंपेरिकल फार्मूला। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा कि इसमें कुछ नहीं करना, आपने LCM ले लेना है और रिलेटिव होल नंबर रखना है आपने, ऐसा नहीं है। जैसे मैं एक और एग्जांपल लूं, लाइक C12H22O11, इसमें रिलेटिव रेशियो निकालेंगे तो आपको कोई भी LCM नहीं मिलेगा, तो क्या मिलेगा, 12:22:11। तो ये क्या है, यही इसका मोलिकुलर फार्मूला है और यही इसका एम्पेरिकल फार्मूला है। असल में भी इतने हैं, और रिलेटिव रेशियो, सिंपलेस्ट रिलेटिव रेशियो बतानी चाहिए, द फॉर्मूला इन विच रिलेटिव होल नंबर ऑफ simplest, you should say simplest relative whole number ratio of atoms of a molecule of a substance is represented as empirical formula, that should be the simplest। क्लियर है, तो इसमें सिंपलेस्ट ये रेशियो हो सकती है, तो दिस इज कॉल्ड द एम्पेरिकल फार्मूला। क्लियर है, सो दिस इज अबाउट द एम्पेरिकल फार्मूला। सेकंड फार्मूले पे आते हैं भाई, नेक्स्ट वन इज द मोलिकुलर फार्मूला। मोलिकुलर फार्मूला तो क्या होगा इसके अंदर, द फॉर्मूला इन विच एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स of elements of a molecule of a substance
the formula in which actual number of atoms of actual number of atoms of elements are represented is known as molecular formula, जिसके अंदर एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स के एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स रिप्रेजेंट होंगे, दैट इज नोन एज मोलिकुलर फार्मूला. फॉर एग्जाम्पल इन बेंजीन क्या होगा, C6H6, so this is its molecular formula. In glucose it is C6H12O6, this is molecular formula. एक्चुअल नंबर बताने हैं. इन हाइड्रोजन परऑक्साइड क्या होगा, दिस इज H2O2, ये है इसका मोलिकुलर फार्मूला. ये ग्लूकोज का, क्योंकि एक्चुअल में भी इतने ही हैं, तो ये दोनों का दोनों लिख सकते हैं आप लोग. फॉर एग्जाम्पल इन सुक्रोस, so this is C12H22O11. सिंपलेस्ट रिलेटिव रेशियो भी यही है और आपके एक्चुअल भी यही है. तो ये मोलिकुलर फार्मूला भी है और एम्पेरिकल फार्मूला भी है. तो ये है आपके मोलिकुलर फार्मूला एंड एम्पेरिकल फार्मूला. नेक्स्ट आता है स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होगा, द फार्मूला which represents the arrangement of atoms in a molecule. किसी मोलिक्यूल में अरेंजमेंट ऑफ एटम्स अगर दिखाई जाए तो उसको बोला जाता है क्या, इज स्ट्रक्चरल फार्मूला. दैट इज स्ट्रक्चरल फार्मूला. फॉर एग्जाम्पल लाइक आपने अमोनिया ले लिया, अमोनिया NH3, दिस इज अमोनिया, ठीक है, दिस इज द अमोनिया, ओके. सो दिस इज अमोनिया. तो इस अमोनिया में क्या है, तो ये तो रेशियो होगी, तो दिस इज द सिंपलेस्ट रेशियो एज वेल एज द एक्चुअल रेशियो 1:3. तो ये मोलिकुलर फार्मूला भी यही और एम्पेरिकल फार्मूला भी यही. तो इसमें अरेंजमेंट क्या होगी, एक हाइड्रोजन जुड़ गया, एक हाइड्रोजन, मतलब नाइट्रोजन से 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं. तो ये क्या बन गया इसका, दिस इज द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला. ओके. इसी तरीके से अगर मैं कहूं हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, तो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है और ये हाइड्रोजन ऐसे और ये हाइड्रोजन ऐसे, ठीक है, मतलब 2 ऑक्सीजन एक दूसरे से भी जुड़े हुए हैं और हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन से और दूसरा हाइड्रोजन दूसरे ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है. तो ये अरेंजमेंट बताता है कि कौन सा एटम किस से जुड़ा हो सकता है. क्लियर. तो दैट इज नोन एज द स्ट्रक्चरल फार्मूला. क्लियर. तो हमें ज्यादा इसको यूज नहीं करना, ये तो आगे जैसे जैसे स्ट्रक्चर पढ़ते जाएंगे आपको आइडिया हो जाएगा. अभी के लिए तो आपको मेनली किस पे फोकस करना है, मोलिकुलर फार्मूला एंड एम्पेरिकल फार्मूला पे. तो शुरुआत करते हैं भाई. आगे हेडिंग डालते हैं रिलेशनशिप बिटवीन एम्पेरिकल फार्मूला एंड मोलिकुलर फार्मूला. रिलेशन बिटवीन मोलिकुलर बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, इसलिए फटाफट कर सकते हैं. रिलेशन बिटवीन मोलिकुलर फार्मूला MF एंड एम्पेरिकल फार्मूला EF. क्या रिलेशन है, अगर मेरे पास ग्लूकोज है, आप लोग ऐसे समझ लेंगे तो बड़ा आसान हो जाएगा. ग्लूकोज का मोलिकुलर फार्मूला है C6H12O6, दिस इज द मोलिकुलर फार्मूला. एम्पेरिकल फार्मूला बताओ तो दैट इज CH2O, दिस इज एम्पेरिकल फार्मूला, ठीक है. ऐसे ही आप लोग हाइड्रोजन पर ऑक्साइड ले सकते हैं. हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में H2O2 इज इट्स मोलिकुलर फार्मूला और HO इज इट्स एम्पेरिकल फार्मूला, ठीक है. इसी तरीके से बेंजीन ले सकते हैं. बेंजीन का मोलिकुलर फार्मूला ये है और एम्पेरिकल फार्मूला ये.
तो दिस इज अबाउट इट। अब अगर मैं तुम्हें कहूं कि हाउ विल यू कन्वर्ट CH2O को ग्लूकोज में कैसे कन्वर्ट करोगे, C6H12O6, तो तुम्हारा सीधा सा फंडा आ जाएगा कि सर इसको ना 6 से गुना कर दो, कि 6 से गुना करोगे तो C6H12O6 नहीं हो जाएगा, 6 से गुना कर दिया। यहां पर देखो HO को कैसे H2O2 में कन्वर्ट करोगे, तो तुम कह दोगे कि सर इसको ना 2 से गुना कर दो, यही हो जाएगा। अगर बेंजीन को कन्वर्ट करना हो CH को C6H6 में, तो क्या करोगे, इसको 6 से गुना कर दोगे। तो आप लोगों ने एक रिलेशन मिल गया यहाँ पे कि मोलिकुलर फार्मूला हमेशा किसके बराबर आ रहा है, दिस इज अबाउट दी, दिस इज मोलिकुलर फार्मूला, दिस इज इंपेरिकल फार्मूला, और ये कोई भी वैल्यू है n, कोई भी एक वैल्यू आएगी, मैं बताऊंगा कैसे आएगी। तो मोलिकुलर फार्मूला इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ इंपेरिकल फार्मूला, दिस इज द रिलेशनशिप, ये है रिलेशन। मोलिकुलर फार्मूला इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ द इंपेरिकल फार्मूला, किसी n से मल्टीप्लाई कर दो, n की वैल्यू इज ऑलवेज a whole number 1 2 3 4 and like this, it will be like this, clear। तो ये हमारे पास वैल्यू आपने रखनी है, इट शुड बी एन इंटीजर, तो 1 2 3 4 आपको रखना पड़ेगा यहाँ पे, क्लियर है। तो यहाँ से मोलिकुलर फार्मूला इंपेरिकल फार्मूला मोलिकुलर फार्मूला में कन्वर्ट हो जाएगा। अब सवाल ये है कि सर हमें n की वैल्यू कैसे पता होगी, तो कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ n की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। अगर आप लोग देखें मोलिकुलर फार्मूला इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ एम्पेरिकल फार्मूला, तो n की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, मोलिकुलर फार्मूला डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फार्मूला। अब देखो मुझे यहां से पता नहीं था कि कितने से गुना करूं, तो मुझे इसका मोलिकुलर फार्मूला पता था, तो इसका मोलिकुलर मास कितना आएगा, 6 × 12 प्लस 1 × 12 प्लस 6 × 16, ये है ना। कार्बन के एक एटम का मास 12 है, तो 12 × 72, हाइड्रोजन के एक एटम का मास 1 है, तो 1 × 12, ऑक्सीजन के एक एटम का मास 16 है, तो 16 × 6 इट इज 180, ये 180 आ गया। और CH2O का मास देखें तो 12 + 2 + 16 यही हो जाएगा, तो ये कितना आ गया, इट इज 30, 12 और 2 14 और 16 30, ठीक है। अब इसको n की वैल्यू चाहिए थी, तो n × 30 इज इक्वल टू 180, ऐसे कर सकते थे, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180/30 दैट इज इक्वल टू 6, आगे के नहीं आगे 6, तो यहां पर 6 से गुना कर दो। तो क्या करना n की वैल्यू के लिए, मोलिकुलर फॉर्मूला मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, ये वैल्यूज आप लोग रखेंगे तो आपके पास n की वैल्यू आ जाएगी। तो कैसे आएगा, यहां से अगर मुझे इसमें निकालना हो तो मुझे n की वैल्यू पता करनी है, n की वैल्यू क्या आएगी, तो n की वैल्यू क्या आएगी, मोलिकुलर फॉर्मूला मास ऑफ H2O2 डिवाइडेड बाय द मोलिकुलर फॉर्मूला मास ऑफ HO, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास ऑफ HO, ठीक है। तो यहां से H2O2 का एम्पेरिकल फॉर्मूला मास है, तो H2O2 2 और 32 34 डिवाइडेड बाय हाइड्रोजन 1, ऑक्सीजन 16 17, तो n की वैल्यू क्या आ गई, 2 नहीं आ गई, तो यहां पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब इसमें निकालोगे तो क्या आ जाएगा, n की वैल्यू 72 + 6 डिवाइडेड बाय CH 12 और 1 13, तो 78/13, तो कितना हो गया, 6 आ गया ना, तो 6 ही आया हुआ है, आया समझ में। तो n की वैल्यू कैसे निकालते हैं, मोलिकुलर फॉर्मूला मास बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। अब कई बार क्या होगा, आपको मोलिकुलर मास नहीं दिया मिलेगा, आप लोगों को क्या मिलेगा, वेपर डेंसिटी मिलेगी, क्या मिलेगी, वेपर डेंसिटी। तो उसको कैसे कन्वर्ट करोगे, याद रहे, नोट में लिख देता हूं, हालांकि हम लोग पहले डिराइव भी कर चुके हैं ये रिलेशन, बट फिर भी अब आगे के न्यूमेरिकल्स के लिए नोट में याद रखना, मोलिकुलर मास इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ वेपर डेंसिटी।
जो भी वेपर डेंसिटी मिले उसको डबल कर देना एंड यू विल गेट द मोलिकुलर मास। ये रिलेशन आपको मैं करवा चुका हूं, डिराइव करवा चुका हूं जब एवोगैड्रोस लॉ की एप्लीकेशंस हमने पढ़ी थी। तो मोलिकुलर मास इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ द वेपर डेंसिटी, ये याद रखना। अब क्या होगा कि आप लोग कहेंगे सर ये तो बहुत सिंपल है, लेकिन ये इतना भी सिंपल नहीं है। एक्चुअल में तुम्हें पहले तो ये जानना आना चाहिए कि कैसे हम एम्पेरिकल फार्मूला निकालते हैं, और फिर एम्पेरिकल फार्मूला से हम लोग मोलिकुलर फार्मूला कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले जानते हैं मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ, जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं, ऑफ एम्पेरिकल फार्मूला। तो सभी स्टूडेंट्स दिमाग में बैठा लें कि हम लोग जो ये टेक्निक स्टडी करेंगे इससे सिर्फ और सिर्फ एम्पेरिकल फार्मूला निकाला जाता है। एम्पेरिकल फार्मूला से फिर हम मोलिकुलर फार्मूला निकालते हैं। समझ गए? पहले एम्पेरिकल फार्मूला निकालेंगे, फिर एम्पेरिकल फार्मूला को यूज करते हुए और मोलिकुलर मास या वेपर डेंसिटी को यूज करते हुए n की वैल्यू निकालेंगे, और फिर उसको किस में कन्वर्ट किया जाएगा? मोलिकुलर फार्मूला में। डायरेक्ट कभी भी इस मेथड से जो मैं बताऊंगा उससे क्या नहीं निकाल सकते हम लोग, मोलिकुलर फार्मूला नहीं निकालते हैं। तो क्या होगा, आप लोगों को निकालने का मैं पहले टेक्निक ही बताता हूं, बाद में लिख लेंगे इस चीज को। क्या होगा, आपको टू मेजर या टू डिटरमिन एम्पेरिकल फार्मूला of any molecule, the percentage composition या फिर ratio composition और atomic ratio of constituents of atoms of that molecule must be known। हमें उनके बारे में क्या पता होना चाहिए? या तो उनकी परसेंटेज पता होनी चाहिए या फिर हमें उनकी रेशो पता होनी चाहिए, तो ही आप एम्पेरिकल फार्मूला निकाल सकते हो। ठीक है, तो कैसे निकाल सकते हो? हैं बाय यूजिंग कंपोजिशन। याद रहे, फॉर्मूले कुछ नहीं, कंपोजिशन ही बताते हैं। बाय यूजिंग कंपोजिशन ऑफ द एटम्स of the molecules, empirical formula can be determined in following steps। इन स्टेप्स में आप मेजर करोगे, डिटरमिन करोगे। फॉलोइंग स्टेप्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स को हो सकता है कि यहां पर क्यूरियोसिटी हो कि सर ये परसेंटेज कंपोजिशन क्या है, या फिर ये रेशियो ऑफ एटम, ये तो आप लोगों को आइडिया होगा। खैर, और दूसरी बात है कि ये कंपोजिशन पता कैसे चलती है। तो याद रहे, आजकल तो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं, खासकर स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स हैं, उनसे हम लोग परसेंटेज निकाल लेते हैं एक्सपेरिमेंटली। ये डेटा आपको, ये अभी 11th में पढ़ रहे हो, 12th में भी मिल सकता है कोई एक आधा न्यूमेरिकल्स जो डिफिकल्ट पार्ट आता है, और इवन IIT में तो ये क्वेश्चंस आ ही जाते हैं। ठीक है, एम्पेरिकल फार्मूला पे बेस नहीं, बट कंपोजिशन यूज करेंगे, फिर एम्पेरिकल फार्मूला निकालेंगे और उनको फिर फर्दर यूज करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज्यादातर। तो कैसे करते हैं, पहले तो ये जान ले कि एम्पेरिकल फार्मूला क्या है। धीरे धीरे जब आप लोग 2 साल पढ़ लोगे तो उसके बाद आपको पता भी चल जाएगा कि आज के इस लेक्चर का क्या रेलिवेंस है। तो भाई मैं स्टेप्स बताने वाला हूं, तो इसमें आपको पहले तो क्या लिखना है, सिंबल्स लिखेंगे। एक तरफ क्या लिखेंगे, सिंबल्स लिखे, फिर उनकी परसेंटेज कंपोजिशन लिखी, फिर उनके एटॉमिक मास लिखे। उनके एटॉमिक मास, जैसे मैं सिंबल कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, मान लो ये 3 एलिमेंट से बना है, वो बताएंगे आप लोगों को कि ये 3 एलिमेंट से बना है,
और उनकी फिर कंपोजिशन लिख देंगे। ठीक है, जैसे कि उसने लिख दिया 48% ये है, ठीक है, और ये 4% है, तो अब ऑटोमेटिक बात है कि ये कितना होगा, दिस इज 48%, तो वो देंगे। तो टोटल जितने भी एलिमेंट्स हों उन सभी की टोटल परसेंटेज मस्ट बी इक्वल टू 100, वो 100 होनी चाहिए, तभी परसेंटेज का मतलब है कि इनका टोटल मास 100 है। मैं ये बता चुका हूं पिछले वीडियो के अंदर परसेंटेज का मीनिंग क्या है, इन एवरी 100, हर 100 में। तो टोटल ये 100 ग्राम है, 100 ग्राम में कार्बन 48 ग्राम है, हाइड्रोजन 4 ग्राम है और ऑक्सीजन 48 ग्राम है, ऐसा दिखा मिलेगा। मैंने अपनी तरफ से एज्यूम किया है, ये एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ठीक है, वो तो बता देंगे एग्जामिनर आपको। फिर क्या करना है, एटॉमिक मास है कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1 और ऑक्सीजन का 16, ये आपने लिखना है। तो स्टेप 1 क्या है, स्टेप 1, राइट द symbols of atoms involved in molecule में कौन कौन से एटम्स हैं उन सब के सिंबल लिख लो। स्टेप 2, राइट द corresponding percentage of each atom as provided। अब आपको क्या करना है, add all the percentages, जितनी भी परसेंटेजेस दे रखी हैं सबको ऐड करो, एंड it must always be, ये कितनी होनी चाहिए, always be 100, ये 100 आना चाहिए जब आप इनको ऐड करो। if not then there must be some other element, some other element is also present। तो कुछ दूसरा एलिमेंट भी प्रेजेंट है, तो आपको क्या करना है, फाइंड आउट दैट एलिमेंट, उस एलिमेंट को फाइंड करो, दैट एलिमेंट, उस एलिमेंट को फाइंड आउट करो एंड राइट इट्स परसेंटेज, और इसकी परसेंटेज लिखो, परसेंटेज बाय सब्ट्रैक्टिंग, क्या सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्टिंग सम ऑफ परसेंटेजेस फ्रॉम, सारा सम जोड़ के परसेंटेजेस फ्रॉम 100, 100 से घटा के, जैसे मान लो कि ऑक्सीजन था तो यहाँ पे, पर उन्होंने परसेंटेज कार्बन की दी और हाइड्रोजन की दी, तो हमें पता चला, उसने बोल दिया कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट में कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा, ऑक्सीजन उन्होंने दिया नहीं, उन्होंने परसेंटेज ये दे दी। ठीक है, तो मैंने क्या किया, दोनों को सम कर लिया, इट इज 52। तो ऑक्सीजन मुझे पता चला कि ये 100 से कम है, तो पक्का एक और एलिमेंट होगा, तो 100 में से 52 घटाया तो कितना आ गया, 48%। क्लियर है, हो गया, बस ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। स्टेप 3 क्या है, राइट द एटॉमिक masses of each atom, each element involved, जो भी इन्वॉल्व है उसके एटॉमिक मास लिख दें, भाई सबका एटॉमिक मास लिखना है। क्लियर। अब अगला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर स्टूडेंट्स यही कंफ्यूज हो जाते हैं, पर क्योंकि मैंने आप लोगों को फॉर्मूले इन्वॉल्व इन मोल कंसेप्ट करवाया हुआ है, इसलिए आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। और वो क्या है, मोल्स निकालते थे, पर क्योंकि यहाँ पे एटॉमिक मास है तो आप लोग क्या निकालेंगे, ग्राम एटम्स, मतलब इनके एटम्स निकालने। तो कैसे निकालते हैं, गिवन मास बाय दी एटॉमिक मास, तो ये ग्राम एटम्स आ जाएंगे। ठीक है, तो क्या निकालना है, स्टेप 4 में कैलकुलेट नंबर ऑफ ग्राम एटम्स। अगला कॉलम हो गया हमारा
number, calculate number of gram atoms in gram atoms of each element, हर एलिमेंट के ग्राम एटम्स निकालो भाई। गिवन मास बाय एटॉमिक मास, तो ये गिवन मास है, ये परसेंटेज ही मास में है, बाय मास होता है। तो दिस इज 48/12, 4/1 एंड 48/16। तो कितना आ गया ये 4, दिस इज 4 एंड दिस इज 3, ये आ गया। ठीक है, क्लियर है? मेरे हिसाब से मैं क्लियर कर रहा हूं। अभी आपको क्या निकालनी है, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग इनका एलसीएम ले लेते थे, जो एटम्स आता था ना उनका एलसीएम ले लेते थे। तो क्या करते थे, स्टेप 4 इज द मेजर द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ नंबर ऑफ ग्राम एटम्स। ग्राम एटम्स की आपको सिंपलेस्ट रेशियो निकालनी है। ये कैसे निकालते हैं? दिस सिंपलेस्ट रेशियो इज इक्वल टू ग्राम एटम्स डिवाइडेड बाय द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ ग्राम एटम्स। जो सबसे छोटा नंबर है ग्राम एटम का, उससे डिवाइड कर दो, तो क्या आ जाएगी? नंबर ऑफ ग्राम एटम्स यहां पे लिख रहा हूं, तो यहां पे आपको फॉर्मूला मैंने लिख दिया था, अब दोबारा से नहीं, यहां पे थोड़ा क्योंकि स्पेस की प्रॉब्लम है, तो 4 आ गया, 3 आ गया, आप सब इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब सिंपलेस्ट रेशियो कैसे निकाली है? जो ग्राम एटम है उनको सबसे छोटे ग्राम एटम से डिवाइड कर दो, तो सबसे छोटा कहां पे है? 3 है। तो क्या करेंगे? 4/3 एंड 3/3, तो ये कितना आ गया? तो दिस इज 1.33, दिस इज 1.33 एंड दिस इज 1। क्लियर? अगर तो जो वैल्यू आती है आपके पास, दिस इज द वे यू कैन कैलकुलेट। नाउ स्टेप 5, लास्ट स्टेप है ये। इफ होल नंबर कोशेंट्स जब डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? कोशेंट आएगा। तो यहां पे जो वैल्यू आएगी दैट इज अ कोशेंट। ठीक है, इफ होल नंबर कोशेंट्स आर obtained, then it is the number of atoms involved in empirical formula of given compound या given molecule। जो मॉलिक्यूल आपको दिया हुआ है उसके अंदर जो एम्पेरिकल फार्मूला है उसमें ये एटम्स हैं। अगर ये होल नंबर आता है, जैसे ये 1 आ जाता है, ये भी 1, ये भी 1, तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अगर नहीं तो if value of quotient is not a whole number, अगर वो whole number नहीं है, then make it whole number by multiplying with a suitable smallest number। आपको क्या करना है? इसको होल नंबर बनाना। जैसे अभी क्या होल नंबर आया क्या? अच्छा, ये भी चीज याद रखें, जैसे कि अगर 0.1 है, 0.2 है, तो आप लोग उसको एज इट इज लिख देते। जैसे x.1 x.2 है तो इसको x लिख सकते हैं, x.8 है, x.9 है, तो आप इसको x लिख सकते हो। नहीं सॉरी, x.8 है तो इसको x+1 लिख सकते हो, x.9 है तो इसको x+1 लिख सकते हो, x.1 x.2 है तो इसको x लिख सकते हो। ठीक है, जैसे कि मेरे पास वैल्यू आ गई 2.1, तो मैंने इसको 2 लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर वैल्यू आई 2.3
या 2.4 या 2.5 या 2.6, तो उस केस में मुझे देखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे वैल्यू आ रही है 1.33, तो वी कैन नॉट राइट इट एज 2 या 1, मैं इसको नहीं लिख सकता। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको होल नंबर बनाना पड़ेगा। और वो कैसे बनाऊंगा, तो अगला जो पॉइंट रहेगा, अगला कॉलम जो बनेगा वो बनेगा क्या, होल नंबर रेशियो। अगली क्या बनेगी, होल नंबर रेशियो। वो सिंपलेस्ट रेशियो थी, अब होल नंबर रेशियो। अगर मैं इन सबको 3 से मल्टीप्लाई करूं, 1 से मल्टीप्लाई करता हूं तो सेम ही आएगा। 2 से करो, सबसे छोटे नंबर से देखेंगे, 2.6, ये भी 2.66 हो गया, ऐसे समझ लो। तो इसको 2.7 लिख सकते थे, इसको 2.7, और ये 2 लिख सकते थे, लेकिन फिर इसको 3 नहीं लिख पा रहे। अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो 3 से करूंगा तो 3.99 हो गया, इसको लिखूंगा तो 3.99 हो गया, ये 3 हो गया। तो क्या मैं 3.9 को तो 4 लिख सकता हूं ना, इसको 4 और ये 3 तो लिख सकते हैं ना। तो सिंपलेस्ट रेशियो क्या आ जाएगी, 1.33 इंटू 3 दैट इज 3.99, 1.33 इंटू 3 दैट इज 3.99, सबको बराबर नंबर से ही मल्टीप्लाई करना है। 3.99, अच्छा भाई, एक था 1 इंटू 3, सो दैट इज इक्वल टू 3। यही आ गया कि नहीं आ गया। अब क्या बन गया हमारे पास, जो नंबर आ जाएगा, तो कार्बन का नंबर कितना आया 4, हाइड्रोजन का आया 4, ऑक्सीजन का आया 3। सो दिस इज द इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ दिस मॉलिक्यूल। इस मॉलिक्यूल का ये इंपेरिकल फॉर्मूला आ गया। अब अगर वो इसकी मोलिकुलर मास दे दें, मान लेंगे वो इसका मोलिकुलर मास दे रहे हैं कितना, मैं ऐसे मान लेता हूं, मोलिकुलर मास इज इक्वल टू 100 दे दिया भाई। तो क्या होगा इसका मोलिकुलर फार्मूला, तो मोलिकुलर फार्मूला किसके बराबर होता है, n इंटू इंपेरिकल फार्मूला। अब n की वैल्यू कैसे निकालते थे, मोलिकुलर फार्मूला मास डिवाइडेड बाय द इंपेरिकल फार्मूला मास। अब मोलिकुलर फार्मूला मास तो उन्होंने दे दिया 100, व्हाट इज इंपेरिकल फार्मूला मास यहां से पता चल जाएगा, 48, 52 और 48, तो इट इज 100, तो ये भी 100, तो 1 आ गई, तो n की वैल्यू 1 आ गई। तो इसका मतलब मोलिकुलर फार्मूला ही क्या है, एम्पेरिकल फार्मूला। वो कह देते नहीं ये तो 200 है, तो क्या आ जाता, तो 200 ले लेते यहाँ पे, तो 2 हो जाता, तो क्या हो जाता, 2 टाइम कर देते, तो फार्मूला बन जाता C8H8O6। वो कहते कि वेपर डेंसिटी इसकी है, वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू 50, तो क्या करते, तो तुम इसको मोलिकुलर मास में कन्वर्ट करते, कैसे, मोलिकुलर मास इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ वेपर डेंसिटी। मैं पूरा डेरिवेशन करवा चुका हूं, 2 इंटू 50 दैट इज इक्वल टू 100, तो मोलिकुलर मास आ गया। तो इसको वेपर डेंसिटी दे दे, तो इसको 2 टाइम से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। क्लियर है, मेरे हिसाब से मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल लेके अच्छे से समझा दिया है। ठीक है, और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। सो लेट अस हैव वन मोर एग्जाम्पल। यही कॉलम्स बनेंगे हर बार कुछ भी अलग नहीं बनेगा। ठीक है, तो चलो एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला काम क्या है, जब भी आप फॉर्मूला फाइंड आउट करोगे, याद रहे इस मेथड से सिर्फ और सिर्फ इंपेरिकल फॉर्मूला आता है, मोलिकुलर फॉर्मूला हमें निकालना पड़ता है। जैसे कि मेरे पास है सोडियम है, सल्फर है और ऑक्सीजन है, ये दे दिया भाई। ठीक है, अब उसने क्या किया, यहां पे ये दे दिया है 46, ओके दिस इज लेट इट बी इज 46, ओके दिस इज 32, कितना हो गया 46%, 46 और 2 48 और 30 78 हो गया, तो बच कितना गया 22, तो 22, तो सम करके देखो 6 और 4 10, 4 1 5 और 3 8 और 2 10, ओके ठीक है। अब क्या करना है, एटॉमिक मास इसका है 23, सल्फर का है 32, ऑक्सीजन का है 60। क्लियर, अब इतनी चीजें तो वो सब दी मिलेंगी आपको। अब आपको निकालने ग्राम एटम्स के, कितने एटम्स हैं इन ग्राम। तो क्या करेंगे, गिवन मास है 46/23, अगला है 32/32 और फिर है 22/16, तो कितना आ गया, ये 2 वैल्यू आ गई, ये 1 आ गई और ये आ गई 16 एकम 16,
6 तो 6 तो 16 48 12 तो ये अराउंड 4 लिख लूं, अराउंड 4, 16 चौका 64 तो अराउंड 4 आ जाएगा। तो 1.38 के अराउंड आ रहा है तो मैंने 4 लिख लिया, 1.4। ओके, अब क्या करनी है, सिंपलेस्ट रेशियो। सिंपलेस्ट रेशियो कैसे निकालोगे, डिवाइड इट बाय 1, इसको 1 से डिवाइड कर दो। इन तीनों में सबसे छोटा नंबर 1 है तो 2 बाय 1, 1 बाय 1, 1.4 बाय 1, वैल्यू आ गई 2, ये 1 और ये 1.4। क्या मैं 1.4 को 1 या 2 लिख सकता हूं, तो नहीं लिख सकता। तो फिर क्या करूं, तो अब मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा किसी ऐसे नंबर से ताकि ये होल नंबर बन जाए। अब मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये 2.8 आता है, मैं 2.8 को 3 लिख सकता हूं, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो होल नंबर क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 दैट इज 4, 1 इंटू 2 दैट इज 4 और 1.4 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 2.8। 2.8 तो ये तो बन गया 4, ये बन गया 2 आया होगा ना, 2 ये हो गया 2 और ये बन गया कितना, 3। तो क्या फॉर्मूला बन गया, तो इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला आ गया क्या, Na4S2O3। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ दिस कंपाउंड। जो कंपोजिशन उन्होंने दी थी उसका ये एम्पेरिकल फॉर्मूला आ गया। अब वही मोलिकुलर मास दे देंगे तो हम लोग इसका मोलिकुलर फार्मूला भी निकाल सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द मोलिकुलर एंड एम्पेरिकल फार्मूला और इस मेथड से ये निकाला जाता है। बहुत सिंपल सी टेक्निक है, आराम से सभी बच्चे कर लेते हैं। इवन अब तक का सबसे आसान टॉपिक यही लगेगा आप लोगों को जब आप करोगे। आप लोग अपना घर में बैठ के प्रैक्टिस करते रहो, मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे कुछ क्वेश्चंस शेयर कर दूंगा, नॉट कमिटिंग बट आई विल ट्राई। तो अगला जो टॉपिक है आप भाई हमारा वो है डिटर्मिनेशन ऑफ परसेंटेज कंपोजिशन। डिटर्मिनेशन ऑफ परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन, परसेंटेज कंपोजिशन कैसे निकालते हैं। जैसे मान लो कि मुझे फॉर्मूला दे दिया गया है CO2, ये फॉर्मूला है, तो वो कह रहा है कि इसमें परसेंटेज कंपोजिशन निकालो। परसेंटेज कंपोजिशन का मतलब है कि इसमें कार्बन एलिमेंट कितना परसेंट है और ऑक्सीजन एलिमेंट कितना परसेंट है। तो पहली चीज तो आप लोगों को कंपोजिशन का मतलब पता होना चाहिए। कंपोजिशन रिप्रेजेंट्स the number of atoms of an element in a molecule। किसी मोलिक्यूल में कितने एटम्स किसी एलिमेंट के प्रेजेंट है, दैट इज द कंपोजिशन। क्लियर है। इफ कंपोजिशन इज परसेंटेज, इफ द mass of atoms of an element is if the mass of atoms of an element is represented in 100 gram of mass of molecule, then it is known as परसेंटेज कंपोजिशन। तो उसको बोला जाता है परसेंटेज कंपोजिशन। क्लियर है, नहीं होगा क्लियर? एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल लाइक CO2 है मेरे पास। अगर मैं कहूं कि इसमें कार्बन का एक एटम है, एक एटम कार्बन एलिमेंट का है, 2 एटम्स ऑक्सीजन एलिमेंट के हैं, तो ये भी कंपोजिशन है। अगर वो कहे कि इसमें ग्राम निकाल लो और इस पूरे के पूरे जो मॉलिक्यूल है उसको आप 100 ग्राम ले लो, तो ये क्या आ जाएगी, परसेंटेज कंपोजिशन। क्लियर है? तो परसेंटेज कंपोजिशन क्या है? परसेंटेज कंपोजिशन इज इक्वल टू मास ऑफ एन एटम of an element
एलिमेंट इनटू नंबर ऑफ एटम्स ऑफ दैट एलिमेंट, उस एलिमेंट के कितने एटम्स हैं उसके बारे में, डिवाइडेड बाय दी मोलिकुलर मास ऑफ मोलिक्यूल, मोलिक्यूल का मोलिकुलर मास आपको लिखना है और गुना 100 कर दो भाई, 100 में निकालना है, इन 100 ग्राम, 100 ग्राम में, तो दैट इज द परसेंटेज कंपोजिशन। जैसे कार्बन का निकालना है तो कार्बन के एक एटम का मास 12 है, फिर किससे मल्टीप्लाई करो, कितने एटम्स हैं कार्बन के, एक ही है, तो इनटू 1 डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास ऑफ द मोलिक्यूल, इस मोलिक्यूल का मोलिकुलर मास कितना होगा 12 प्लस 32 दैट इज 44, तो डिवाइडेड बाय 44 इनटू 100, दिस इज द परसेंटेज ऑफ कार्बन, ये परसेंटेज आएगी कार्बन की, तो 12 बाय 44 इंटू 100। ऑक्सीजन की निकालनी हो तो दिस इज द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन CO2, CO2 में इतने परसेंट है, जो अभी हमने एम्पिरिकल फॉर्मूले में परसेंटेज निकाली थी वो ऐसे आ सकती है। ऑक्सीजन की कहे तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन CO2, तो ऑक्सीजन के एक एटम का मास 16 है, कितने एटम है वहां पे 2, डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास इज सेम इनटू 100, सो दिस इज द वे यू कैन कैलकुलेट। अब अगर मैं कहूं कि कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन वाटर, पानी में हाइड्रोजन की परसेंटेज निकालो, ठीक है, तो कैसे निकालोगे, तो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन H2O इज इक्वल टू कितना है, एक एटम का मास 1 है, कितने एटम्स हैं 2, डिवाइडेड बाय इसका मोलिकुलर मास कितना 18 इंटू 100, तो कितना आ गया 2/9, तो 100/9, सो दिस इज द परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन वाटर। अगर ऑक्सीजन की निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, मारोगे आइडिया, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर कैसे आ जाएगी, ऑक्सीजन के एक एटम का मास 16 है, इंटू एक ही है, डिवाइडेड बाय कितना हो गया 16 और 2 18 इंटू 100, सो दिस इज द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर। ऐसे ही ग्लूकोज में निकालनी है, जैसे कैलकुलेट परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन, परसेंटेज ऑफ कार्बन इन ग्लूकोज, ग्लूकोज में निकालें, तो कैसे निकालेंगे, परसेंटेज ऑफ कार्बन इन ग्लूकोज क्या होगा, कार्बन के एक एटम का मास 12 है, कितने एटम है 6/6, और इसका मोलिकुलर मास अभी किया था 180 इंटू 100, लो जी ये परसेंटेज आ गई, क्लियर है। इसी तरीके से हाइड्रोजन का करना हो तो 12/180 इंटू 100, ऑक्सीजन का करना हो तो 16 इंटू 6/180 इंटू 100, तो मेरे हिसाब से ये भी आपको पता चल गया कि परसेंटेज कंपोजिशन कैसे निकाली जाती है। तो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर, और होपफुली क्लियर हो गया होगा। अब सारे टॉपिक्स ऐसे ही चलने हैं, बहुत आसान से टॉपिक्स हैं, तो आराम से आपको समझ में आ जाएंगे। और एक चीज जरूर याद रखें स्टूडेंट्स के जब भी मैं कोई वीडियो बनाऊं तो उसका एंड जरूर देखें, क्योंकि एंड में कंक्लूजन है, और कंक्लूजन के बेसिस पे आपको आसानी हमेशा होगी। तो क्या कंक्लूजन है आज के इस वीडियो का, फॉर्मूले हमने पढ़ा, फॉर्मूले क्या थे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स इन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय यूजिंग सिंबल, मॉलिक्यूल्स बाय यूजिंग सिंबल्स, सिंबल्स यूज करते हुए, इससे फायदा क्या होगा, फॉर्मूला क्या बताता है, टेल्स अबाउट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल, किसी मॉलिक्यूल या कंपाउंड में कितने एटम्स किसी एलिमेंट के प्रेजेंट है ये बताता है। इसका मतलब टेल्स अबाउट दी कंपोजिशन, ये कंपोजिशन बताता है कि वो बना किससे हुआ है। तो ये दो टाइप के थे, मॉलिक्यूलर फार्मूला और दूसरा था एम्पिरिकल फार्मूला और तीसरा था स्ट्रक्चरल फार्मूला। ओके, यही थे। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या बताएगा, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स के
कितने एक्चुअल में एटम्स प्रेजेंट हैं एक मॉलिक्यूल में, दैट इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला. इट गिव्स द रिलेटिव simplest atomic ratio of atoms of elements in molecule में क्या क्या है, कितने हैं. और स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या बताता है, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल. ये मैंने बताया. फिर मोलिकुलर फार्मूला एम्पेरिकल फार्मूला में क्या रिलेशन था. मोलिकुलर फार्मूला इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ द एम्पेरिकल फार्मूला. n की वैल्यू कैसे निकालते थे, मोलिकुलर मास डिवाइडेड बाय द एम्पेरिकल फार्मूला मास. अगर हमें मोलिकुलर मास ना दिया हुआ हो तो वेपर डेंसिटी मिलेगी. मोलिकुलर मास इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ वेपर डेंसिटी. ठीक है, ये इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं. और बस यही मैंने बताया था कैसे कैलकुलेट करते हैं. फॉर्मूला इज यूज्ड, मेथड इज यूज्ड टू कैलकुलेट. क्या कैलकुलेट करने के लिए मेथड यूज किया था हमने, कैलकुलेट एम्पेरिकल फार्मूला ओनली. वो सिर्फ एम्पेरिकल फार्मूला बताएगा. वो हो सकता है वो मॉलिक्यूलर फार्मूला भी हो, पर वो बेसिकली एम्पेरिकल फार्मूला ही बताएगा. मैंने पीछे लिखवा दिया, उसकी जरूरत नहीं है मुझे बार बार, क्योंकि उस पर 2 न्यूमेरिकल भी बता दिए मैंने. सो दिस इज अबाउट इट. परसेंटेज कंपोजिशन कैसे निकालोगे, परसेंटेज कंपोजिशन कैसे निकाले थे भाई, एटॉमिक मास इनटू नंबर ऑफ एटम्स, उसी एटम्स के नंबर डिवाइडेड बाय द मॉलिक्यूलर मास, पूरे मॉलिक्यूल का मास गुना 100 कर दो, परसेंटेज कंपोजिशन आ जाती है. परसेंटेज कंपोजिशन कुछ नहीं, पूरे 100 ग्राम में तो 100 ग्राम में बतानी होती है. जैसे कि आप लोगों को कोई कह दे CO2 है, इसमें कार्बन की निकालो, तो इसका पूरा तो 44 ग्राम है, तो 44 ग्राम ऑफ CO2 कंटेन्स कितना, 12 ग्राम कार्बन. 1 ग्राम CO2 कंटेन 12/44, लेकिन हमें इसको 100 ग्राम लेके निकालना इंटू 100. यही फार्मूला है. एटॉमिक मास कार्बन का 12 है, नंबर ऑफ एटम्स 1 है तो 12, मॉलिक्यूलर मास CO2 का 44 है इंटू 100. यही फार्मूला है. तो आप लोगों को ये मैंने आज बताया है. नेक्स्ट हम लोग शुरुआत करेंगे अब इन फार्मूलों को यूज करके केमिकल चेंज ऑब्जर्व करेंगे और उनसे बनाएंगे क्या, केमिकल इक्वेशंस. ओके, तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में. होपफुली समझ में आएगा. बाय.